Greetings everyone, my name is Kezpak and I welcome you all in the Shield IS episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles that we are going to explain today. So the first article is on the ground water level. So यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि ground water level जो है वो क्यों डिप्लीट हो रहा है, क्या क्या रीजंस है उसके डिप्लीट होने के लिए, एज वेल एज ये डिप्लीशन को देखकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स किए हैं टू एनहांस द ग्राउंड वाटर. सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स वुड बी इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. The second article is related to transparency. So ये जो article है that is restricting transparency to judiciary, but we will be trying to enhance or broaden its horizon. हम लोग transparency को governance के माध्यम से देखेंगे कि हर एक गवर्नेंस जो है, गवर्नेंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, एज वेल एज ट्रांसपेरेंसी को अचीव करने के लिए ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए, नॉट ओनली इन जुडिशरी बट ऑल्सो इन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट्स. सो हर एक एस्पेक्ट्स को हम लोग क्लब करके विल बी डिस्कसिंग इन आवर सेकेंड आर्टिकल. The third article is related to Shinzo Abe's vision of free and open Indo-Pacific. So यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे ये जो विजन है क्या है, इस विजन से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था जो कि निकल के आया, उस ऑर्गेनाइजेशन के क्या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इंटरप्रिटेशंस हैं, इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये ऑल दोस एस्पेक्ट्स वुड बी नाउ थर्ड आर्टिकल. The fourth article is related to some weapons that the Indian Army has deployed in the northern border. So यहाँ पर कुछ weapons है, for example K9 Vajra as well as some howitzers are there. So वहाँ पर जितनी भी weapons है जिसका जिक्र आर्टिकल में है, उस weapons को हम लोग कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे, उसके जो बेसिक्स हैं उसे कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे in our fourth article. The fifth article is also related to a weapon, but it's on the Carl Gustav M4. So यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे Carl Gustav M4 है क्या, कहाँ से लिया जा रहा है, क्या है significance. That static aspects we'll be discussing in our fifth article. The sixth article is on a very important mission of mankind, that is the DART. So यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो डार्ट मिशन है, डार्ट मिशन क्या है, डार्ट मिशन का सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या हासिल करना चाहते हैं हम लोग, क्या हासिल किए हैं हम लोग. ऑल दिस एस्पेक्ट्स विल बी डिस्कसिंग इन आवर सिक्स्थ आर्टिकल. द सेवेंथ आर्टिकल इज ऑन द फॉरेक्स रिजर्व, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंडियन इकोनॉमी. सो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे फॉरेक्स रिजर्व होते क्या है फॉरेक्स रिजर्व के पार्ट्स, इंडिया में फॉरेस्ट रिजर्व में हम लोग क्या क्या चीज कंसिडर करते हैं. वहां पर अगेन दो इंटरलिंक टॉपिक है, दैट इज द आरटीपी, दैट इज द रिजर्व ट्रांसपोजिशन एज वेल एज द स्पेशल ड्रॉइंग राइट. सो यहाँ पर हम लोग एसडीआर एज वेल एज आरटीपी उसे भी समझने की कोशिश करेंगे, उनकी बारीकियों में भी जाएंगे कि क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या क्या एस्पेक्ट्स नहीं है, एंड दैट क्लैरिटी विल बी प्रोवाइडिंग इन आवर सेवेंथ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द एथ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वन, दैट इज ऑन द ग्राउंड वाटर लेवल. अब ग्राउंड वाटर लेवल का जो डिप्लीटिंग सिनेरियो है दैट इज समथिंग दैट एवरीवन नोज, बट लेट्स प्रोवाइड सम स्टैटिस्टिक्स. कुछ उस स्टेटमेंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स समझने की कोशिश करते हैं. सो वन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स दैट केम इन 2018, it stated that India by far is the largest user of groundwater in the world. India is the largest groundwater user. वहाँ अगर देखें, अगर आप वर्ल्ड का ग्राउंड वाटर यूसेज देखें तो वहाँ पर 25% जो है दैट इज बाय इंडिया इटसेल्फ. और इस 25% में भी जो इंडिया कहीं ना कहीं यूज करता है बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट इनॉर्मस पॉपुलेशन, उसमें भी जो 45% है इट इज डायरेक्टली गोइंग टू द इंडियन सिटीज. सो इंडियन सिटीज जो है वो मेजर स्टेक कहीं ना कहीं ले रहे हैं. अब यहाँ पर अगर आप देखो कि मेजर कल्प्रिट कौन है इसका कल्प्रिट मेजर बिकॉज ऑफ दिस जो कि क्रिएट कर रहे ये डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर सिनेरियो, वहां पर अगर देखोगे बाय परसेंटेज देन यू वुड फाइंड दैट एग्रीकल्चर सेक्टर इज यूजिंग अप 89% ऑफ द ग्राउंड वाटर, और जो बाकी के जो 11% है दैट इज फॉर द डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. सो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर इज द वन टू ब्लेम, द मेजर सेक्टर टू ब्लेम हियर. देन लेट्स सी, अगर आप स्टेट लेवल में देखो तो स्टेट लेवल में भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड दिल्ली, यहाँ के जो ग्राउंड वाटर सिनेरियो है दैट इज वेरी ग्रूसम, दैट इज वेरी बैड. यहाँ पर जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन है दैट इज मोर देन 100%. दैट मीन्स जितना पानी आ रहा है उससे ज़्यादा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसके वजह से जो लेवल है वो डिप्लीट हो रहा है. और इसके वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं. और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द वर्ल्ड वाटर डे जो कि हम लोग 2022 मार्च 22 ऑफ 2022 हम लोग सेलिब्रेट किए थे, वहाँ पर जो थीम था, द थीम ऑफ दैट डे वाज ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल. and that is showing the importance, that is showing the gruesome condition, that is showing the bad condition of groundwater in India as well as other parts of the world. अब देखते हैं क्या है इसके reasons.
वजह क्या है इसकी? सो द फर्स्ट रीजन, जैसे मैंने कहा, एग्रीकल्चर इज अकाउंटिंग फॉर अराउंड 89% ऑफ द यूसेज, और इसके वजह से द मेजर रीजन इज ग्रीन रेवोल्यूशन. ग्रीन रेवोल्यूशन हैज एनेबल्ड अस टू यूज वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स. वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हम लोग यूज कर पा रहे हैं, और इसके वजह से ये जो क्रॉप्स हैं ये ज़्यादा पानी कहीं ना कहीं नीचे से उठा रहे हैं, एंड दैट इज डिप्लीटिंग द ग्राउंड वाटर. सेकेंड इज द इंडस्ट्रीज रिक्वायरमेंट. जैसे हम लोग ने बात किया, द left over 11% is accounting for the domestic as well as industry sector. So the next culprit is the industry requirements. Third one is the inadequate regulations. Regulations नहीं है इंडिया में एज ऑफ नाउ भी. अगर आप कंस्ट्रक्शन करना चाहो इरिगेशन वेल्स का तो वो आप कर सकते हो, उसमें आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, और वो फार्मर्स जो है वो अननोइंगली और नोइंगली दे यूज अप दिस इरिगेशन वेल्स, वो ज़्यादा यूज अप करते हैं, और जब ड्राई आउट हो जाता है तो वो छोड़ देते हैं. एंड दिस unregulated use is aggravating the scenario. Another reason is the federal issue. क्या है federal issue का मतलब? The water is a state subject, और state subject होने के कारण states के अपने अपने laws होते हैं, बट जो मेजर जो फाइनेंशियल स्टेक है, मेजर जो फाइनेंशियल पावर है वो किसके पास है? वो सेंटर के पास है. और सेंटर और स्टेट्स में एक कोलैबोरेशन की कमी होने के कारण जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके स्पेसिफिक यूज़र तक नहीं पहुंच पाते हैं, करेक्ट एस्पेक्ट्स तक पहुंच नहीं पाते, और इसके वजह से इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं. सो दीज आर सम ऑफ द एस्पेक्ट्स दैट is aggravating the groundwater depleting scenario in India. With that, अब देखते हैं कि क्या क्या मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. सो फर्स्ट मेजर इज द जल शक्ति अभियान, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था बैक इन 2019, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाटर ही नहीं पर वाटर एज सच, वाटर को इन जनरल उसकी जो अवेलेबिलिटी है उसे कहीं ना कहीं एनहांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हम लोग का ऑब्जेक्टिव था अंडर द जल शक्ति अभियान. We also had a master plan for artificial recharge to groundwater, जो कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स ने कोलैबोरेट करके ये मास्टर प्लान क्रिएट किया था. वी ऑल्सो हैड अ कैच द रेन कैंपेन, जहाँ पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसे कहीं ना कहीं इंप्रूव करने के लिए, उसे एनहांस करने के लिए वी हैड दिस कैंपेन. अनदर थिंग इज नेशनल वाटर पॉलिसी, जो कि 2012 में हम लोग ने लॉन्च किया था, जहाँ पर कंजर्वेशन और हार्वेस्टिंग जो है वो था फोकस, particularly in the rural areas. Then we also had the Atal Bhujal Yojana. Atal Bhujal Yojana के अंदर it was, please remember, it was co-funded by the World Bank itself. और ये जो स्कीम है इसके अंदर we managed to have a sustainable management, particularly with respect to the community participation. Community participation के through we wanted to have a sustainable management of groundwater, and this project was co-funded by World Bank. So it is a very important project. इसके अलावा इन प्रोजेक्ट्स को हेल्प करने के लिए, इन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए यू ऑल्सो नीड मैन पावर, एंड दैट इज वाई वी आर ऑल्सो हैविंग एन कन्वर्जेंट अप्रोच. कन्वर्जेंट अप्रोच मतलब अब इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, इन जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसे कहीं ना कहीं बनाने के लिए, उसे मेंटेन करने के लिए यू नीड वर्क फोर्स, यू नीड मैन पावर, और उसके लिए जो मनरेगा स्कीम है एज वेल एज दी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, ये स्कीम्स के थ्रू जो कंस्ट्रक्शंस है वाटर हार्वेस्टिंग और कंजर्वेशन के जितने भी कंस्ट्रक्शंस है वो कहीं ना कहीं हम लोग एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोग कैटलाइज कर रहे हैं यूजिंग दिस कन्वर्जेंट अप्रोच. वी ऑल्सो हैड द एक्विफायर मैपिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम, ताकि हम लोग मैनेज कर पाए कि कहाँ पर पानी ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यूज़ कर पाए उसे. Then we also had this Amrut scheme. What is this Amrut scheme? That is the Atal Mission for Regeneration and Urban Transformation. अब अमृत स्कीम जो है वो एक मल्टीलैटरल स्कीम है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं, वाटर अवेलेबिलिटी नहीं, बट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी बात है, फॉर एग्जांपल स्पेस एज वेल एज द स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम्स, योर पार्किंग सिस्टम, जितनी भी एस्पेक्ट्स हैं सबको कोलैबोरेट करके कहीं ना कहीं हम लोग इंप्लीमेंट करने के लिए और एनहांस करने का मकसद है अंडर दिस अमृत स्कीम. वी आर ऑल्सो हैविंग वेरियस स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब एस्पेक्ट्स लॉन्च करे, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट्स भी काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स लॉन्च करे. क्यों? क्योंकि स्टेट इज एन स्टेट लिस्ट, सॉरी द वाटर इज इन द स्टेट लिस्ट, और इसीलिए काफ़ी सारे स्कीम्स हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट मी कोट यू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. देयर इज मुख्यमंत्री जल स्वलंबन अभियान जो कि राजस्थान में है.
There is another scheme in the Andhra Pradesh called as Neeru Chetu. There is also Jal Hi Jeevan scheme in Haryana. Similar scheme is also there in the Punjab also. We are having this similar scheme in Andhra Pradesh as well as in Karnataka, in Telangana, in Maharashtra. So हर एक कंट्री में जो भी जूझ रहा है इस पोजीशन से, इस प्रॉब्लम से, हर एक स्टेट जो है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पावर्स में अपने अपने रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज को यूज करके, अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करके दे आर लॉन्चिंग वेरियस इनिशिएटिव्स. So that is something that you should understand with respect to the steps that the central government as well as state government has taken to enhance the groundwater scenario, enhance the groundwater level in India. With that, now let's move to our next aspect that is related to transparency. अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, दैट इज रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशियरी. ये जो आर्टिकल है ये ट्रांसपेरेंसी रिलेटेड टू जुडिशियरी है. बट जब भी आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हो, यू कैन नॉट बी मोनोटोनस, यू हैव टू ब्रॉडन योर होराइजन. एंड ये जो ट्रांसपेरेंसी है दैट इज ओनली वन ऑफ द एस्पेक्ट्स. इसके साथ साथ काफी और एस्पेक्ट्स हैं दैट क्लब्ड टुगेदर ब्रिंग्स द एस्पेक्ट्स ऑफ गुड गवर्नेंस. गुड गवर्नेंस के काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें से एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ट्रांसपेरेंसी. और ट्रांसपेरेंसी के लिए ओवर द इयर्स काफ़ी सारे मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं. सो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अलॉन्ग विद क्या क्या मेजर्स और क्या ज़रूरत थी, ऑल दिस एस्पेक्ट्स आई डिस्कस इन आवर यस्टरडेज वीडियो दैट इज ऑफ 27 सितंबर, जहां पर क्या ज़रूरत थी, क्या क्या मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज अदर इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किए हैं. एंड ऑल दिस एस्पेक्ट्स आई हैव डिस्कस्ड इन एन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर इन आवर यस्टरडेज वीडियो दैट इज ऑफ 27 सितंबर. So please refer to the video here so that you have a very good clarity of this topic. With that, now let's move to our next aspect that is on the Shinzo Abe's vision of free as well as open Indo-Pacific. अब ये जो विजन है, ये विजन से निकल के आया एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुपिंग जिसको हम लोग कहते हैं क्वाड ग्रुपिंग. अभी जो क्वाड ग्रुपिंग है जिसका मकसद था दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ विच वाज टू एंश्योर एंड सपोर्ट द फ्री ओपन एंड प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन, जिसका जो एम था, जो आइडियोलॉजी है दैट वाज फ्रॉम द शिंजो आबे's माइंड, दैट वाज ए क्रिएशन एंड इनोवेशन ऑफ शिंजो आबे. और शिंजो आबे से निकल के आया दिस आइडिया एंड दैट इज हाउ द क्वाड फॉर्म. और क्वाड के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं कि क्या फॉर्मेशन था, क्या उसके सिग्निफिकेंस है, किन्होंने आइडिया दिया था, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से इनिशिएटिव्स हैं, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो कि क्वाड को गाइड करते हैं, ऑल दिस एस्पेक्ट्स आई हैव डिस्कस इन आवर 3rd सितंबर वीडियो. सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर ताकि आप समझ पाएं कि ये आइडियोलॉजी क्या है एज वेल एज क्वाड का कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में पोजीशन क्या है. दैट इज समथिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस वीडियो एंड दैट आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. सो प्लीज रेफर टू द वीडियो हियर. विद दैट, now let's move to our next article that is on some weapons the army has deployed in the northern borders. अब ये जो आर्टिकल है इसमें काफ़ी सारे वेपन्स है जिसका जिक्र इस आर्टिकल में किया गया है, जो कि पर्टिकुलरली आर्मी नॉर्दर्न बॉर्डर में, पर्टिकुलरली LAC में वो डिप्लॉय करना चाहते हैं. सो देखते हैं कौन से वेपन्स हैं. द फर्स्ट वेपन इज द K9 वज्रा. अब जो ये K9 वज्रा है ये एक हावित्सर है. प्लीज रिमेंबर, हावित्सर जो होते हैं वो आर्मर्ड टैंक से अलग होते हैं. सो ये जो K9 वज्रा है इट इज हैविंग एन कैलिबर ऑफ 155 मिलीमीटर. अब ये जो हावित्सर्स हैं ये पर्टिकुलरली हम लोग लिए थे इससे पहले, K9 वज्रा से पहले देयर वाज एन पेरेंट फॉर्म ऑफ दिस हावित्सर गन जिसे कहते थे K9 थंडर, जो कि साउथ कोरिया में वेल एस्टैब्लिश्ड वेपन था, वेल टेस्टेड वेपन था. और वहीं से हम लोग ने लिया है K9 वज्रा. और K9 वज्रा में हम लोग ने काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स भी किए हैं. And this weapon was brought by the Buy Global program from South Korea. और यहाँ पर एक और स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी ये है कि जो एमिनेशंस जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं K9 वज्रा में, दैट इज़ कंपैटिबल बोथ विद इंडियन स्टैंडर्ड्स एज वेल एज दैट ऑफ NATO स्टैंडर्ड्स. और ये जो स्टैंडर्ड्स में कंपैटिबिलिटी है, स्टैंडर्ड्स में जो इंटर ऑपरेबिलिटी है, दैट इज़ ऑफ ग्रेट यूज एंड दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ K9 वज्रा. सेकेंड वेपन जिसका जिक्र आर्टिकल में है दैट इज दी Pinaka मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम्स, दैट इज दी MLRS. अब जो Pinaka सिस्टम है दैट इज ऑल्सो वेरी सिग्निफिकेंट, बट दिस सिस्टम इज समथिंग दैट वी हैव इंडिजिनियसली डेवलप्ड. हम लोग ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है. और यहाँ पर जो मतलब है Pinaka का, दैट इज नेम्ड आफ्टर शिवाज बो. तो शिवा का जो शिव गॉड जो है उसकी उनके जो बो हैं उससे हम लोग नेम किए हैं दिस Pinaka. अब ये जो सिस्टम है जैसे मैंने कहा इट इज़ इंडिजिनियसली डेवलप्ड. सो कौन से ऑर्गेनाइजेशंस थे? सो जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके दो स्पेसिफिक ब्रांचेस, पर्टिकुलरली द आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट
एंड द हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी। और इन दोनों स्पेसिफिक आर्म्स ने कम टुगेदर करके उन्होंने कहीं ना कहीं रिसर्च करके बनाया है दिस मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। और इसकी जो रेंज है उसे एनहांस करके हम लोग ने काफ़ी सारे एनहांस वर्जन्स भी बनाए हैं। The most enhanced version of this Pinaka MLRS is known as the EPRS, that is the Enhanced Pinaka Mark 1 rocket system, and that is something that you should understand. और another important thing यहाँ पर जो कि आपको समझना है, क्योंकि ये indigenously developed है, that is why ये जो system है that is compatible with Navig system, that is compatible with IRNNS, that is an former name of Navig system, which is the Indian Regional Navigation Satellite System. So ये जो हम लोग ने इंडिजिनसली डेवलप किया है, जो कि जीपीएस का इंडिजिनस वर्जन है, वो कहीं ना कहीं हम लोग यूज कर सकते हैं इन दिस पिनाका सिस्टम। सो दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पिनाका। यहाँ पर नाउ लेट्स सी, यहाँ पर जिक्र है ड्रोन्स का भी, यूएवीज, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। सो देखते हैं इंडिया में कौन से ड्रोन्स हैं, द आर्सेनल ऑफ ड्रोन्स इन इंडिया। सो द फर्स्ट एस्पेक्ट इज द हेरॉन। अब जो हेरॉन है, जिसका पिक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो, हेरॉन इज समथिंग दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द इजराइल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन, इट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड एंड वेल रिनाउंड वेपन ऑफ इजराइल। द सेकेंड वेपन इज द प्रेडेटर, जो कि हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, यूएसए से, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। And USA, the US Army has used it, already deployed it in various warfares, in the warfare of Iraq, in warfare in Middle East. So हर एक जगह वो use कर चुके हैं. So this is time tested and Predator is also well renowned. So Predator is taken from USA. इसके अलावा we are also having the Sea Guardian. Sea Guardian is also from the USA, as you can see in this figure. और ये particularly Indian Navy use करना चाहती है. इसके अलावा वी आर ऑल्सो हैविंग द फायरफ्लाई लॉइटरिंग म्यूनिशन. फायरफ्लाई लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो है वो अगेन इज टेकन फ्रॉम इजराइल, एज यू कैन सी दिस वन. दिस इज द फायरफ्लाई लॉइटरिंग म्यूनिशन. इसके अलावा वी आर ऑल्सो हैविंग द हार्पी एंड हार्पुप लॉइटरिंग म्यूनिशन, एज यू कैन सी दिस, एंड दिस वन इज टेकन फ्रॉम इजराइल. सो यू कैन सी जो मेजर इजराइल के मेजर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, वो इजराइल से ले रहे हैं. सो इजराइल इज वेल रिनाउंड एंड वेल एबल इन दिस एरिया ऑफ टेक्नोलॉजी. इसके अलावा एक ड्रोन है जो कि हम लोग ने इंडिजिनियसली डेवलप किए एंड दैट इज द रुस्तम 2. सो रुस्तम 2 इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड, जिसका जो प्रोटोटाइप है दैट वाज डेवलप्ड इन 2020 और ये डेवलप किया गया था बाय DRDO इटसेल्फ. सो यू कैन सी द फिगर ऑफ रुस्तम हियर. एंड द लास्ट वन इज नोन एज CATS. व्हाट इज दिस CATS? So CATS Warrior is the combined air teaming system, CATS. और ये जो CATS Warrior system है, it is again indigenously developed, and the figure you can see, the far left figure, this one is the CATS Warrior system. So these are some of the basic drone infrastructure, basic drones that Indian Army or Indian Armed Forces owns. And with that clarity, now let's move to our next article, that is on the Carl Gustav M4. अब Carl Gustav M4 क्या है? Now again let me warn you, when we talk about ammunitions, when we talk about weapons, please don't dwell into the specifications of these weapons. Specifications of these weapons is not something that UPSC would be interested in, but the basic aspects, the range, the significance, that is something that you should understand. So with that, now let's see कि Carl Gustav M4 क्या है. So Carl Gustav जो M4 है, that is an rifle, it is an recoilless rifle जो कि man portable है और multi role capacity रखता है. और इंडियन आर्मी ने M4 से पहले ही इसकी जो प्रीवियस वर्जन्स है, पर्टिकुलरली दी MK2 एंड MK3 वर्जन्स, दे हैव ऑलरेडी यूज्ड इट. और इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द फेवरेट वेपन्स ऑफ इंडियन आर्मी एंड दे कैन लॉन्च प्रोजेक्टाइल्स यूजिंग दिस कार्ल गुस्ताव. इट इज़ वेरी लाइट इन नेचर. विद दैट अगेन ये जो वेपन है वो कहाँ से लॉन्च किया गया, ये जो वेपन्स हैं हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, दिस वेपन इज टेकन फ्रॉम स्वीडन. इट इज़ फ्रॉम द स्वीडन, और स्वीडन में एक कंपनी है नॉन एज SAAB, और ये जो SAAB है, SAAB is particularly producing this Carl Gustav M4. With that clarity, now let's move to our next article, that is on DART. Now जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, जो DART है, it is a very important mission for mankind itself. So समझते हैं क्या है DART. So DART is an abbreviation, एक abbreviation है जिसका जो full form है that is the Double Asteroid Redirection Test. अब ये जो abbreviation है, इसका मकसद क्या है, ये कहाँ से लॉन्च किए जा रहे हैं. So this is launched by the NASA. और इसका मकसद ये था कि दे आर यूजिंग एन टेक्नोलॉजी जिसे हम लोग कहते हैं काइनेटिक इम्पैक्ट मेथड, जो कि कहीं ना कहीं डिफेंस मैकेनिज्म है. ये क्या करता है और इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए ये समझे कि मान लीजिए कि अर्थ में एक एस्ट्रॉयड जो है वो अर्थ के
डायरेक्शन में आ रहा है जो कि अर्थ के साथ इम्पैक्ट कर सकता है, अर्थ को कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर सकता है। तो इस मेथड के अकॉर्डिंगली क्या करोगे, आप उस एस्ट्रॉयड को आप रीडायरेक्ट करोगे, उस एस्ट्रॉयड की जो डायरेक्शन है वो आप चेंज कर सकते हो। कैसे? आप क्या करोगे, आप एक प्रोजेक्टाइल जो है सैटेलाइट या कोई भी प्रोजेक्टाइल क्या करोगे, एक स्पेसिफिक इंक्लिनेशन, एक स्पेसिफिक एंगल पे और स्पेसिफिक मोमेंटम पे आप एक प्रोजेक्टाइल जो है वो आप एस्ट्रॉयड पे छोड़ोगे, और जैसे ही वो एस्ट्रॉयड पे स्ट्राइक करेगा उस इम्पैक्ट के कारण ये जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। एंड दैट इज समथिंग विच इज नोन एज द काइनेटिक इम्पैक्ट मेथड। और इसके वजह से दिस इज समथिंग दैट वी आर यूजिंग, दैट वी आर डेवलपिंग फॉर प्लैनेटरी डिफेंस। हम लोग के प्लैनेट के डिफेंस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। अब ये डार्ट है, डार्ट के पास उनकी जो डाटा है उसे इकट्ठा करने के लिए देयर इज अ स्मॉल सैटेलाइट। क्योंकि डार्ट जो है, डार्ट क्योंकि ये जो एस्ट्रॉयड है, एस्ट्रॉयड से जाके डायरेक्टली टकराएगा तो दैट वुड बी एन सुसाइड मिशन। सो जो डाटा है, डाटा इकट्ठा करने के लिए हम लोग के पास एक सब्सिक्वेंट स्मॉल सैटेलाइट है जिसका नाम है लिसिया क्यूब, दैट इज द लाइट इटालियन क्यूब सैटेलाइट फॉर इमेजिंग ऑफ एस्ट्रॉइड्स। अब जैसे मैंने कहा ये एक सुसाइड मिशन है, डार्ट जो है वो एस्ट्रॉयड में जाके टक्कर मारेगा और बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट जो डायरेक्शन है, जो ऑर्बिट है एस्ट्रॉयड का, वो कहीं ना कहीं हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड नो। अब यहाँ पर जो एम है वो क्या है, द एम इज टू स्ट्राइक एन एस्ट्रॉयड बाय द नेम ऑफ डिमॉर्फस। अब ये जो डिमॉर्फस है ये एक स्मॉल एस्ट्रॉयड है, ये एस्ट्रॉयड डिडिमोस नाम के एक दूसरे एस्ट्रॉयड को रिवॉल्व करता है। अब मकसद यह है कि हम लोग जो डार्ट हैं, डार्ट को हम लोग एक पर्टिकुलर एंगल में इस पे स्ट्राइक करवाएंगे और इस स्ट्राइकिंग के वजह से, इस इम्पैक्ट के वजह से क्या होगा कि डिडिमोस का जो ऑर्बिट है, जो कि आप देख रहे हो इन दिस वाइट लाइन, जो वाइट लाइन का जो ऑर्बिट है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इस ऑर्बिट को हम लोग चेंज कर पाए बाय दिस स्ट्राइक, और इट वुड बी हैविंग अ न्यू स्ट्राइक, न्यू ऑर्बिट बाय दिस विच यू कैन सी इन दिस येलो कलर। सो ये जो स्ट्राइक है इसकी वजह से हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उसकी जो ऑर्बिट है, उसकी जो डायरेक्शन है, उससे हम लोग चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दैट इज द मिशन ऑफ दिस डार्ट। और जैसे मैंने कहा जो डाटा है, डाटा इकट्ठा करने के लिए कि क्या है इमेजेस, क्या है मोमेंटम, क्या है स्पीड, क्या है इंक्लिनेशन, हर एक चीज़ को देखने के लिए देयर इज अ स्मॉलर सैटेलाइट नॉन एज लिसिया क्यूब। विद दैट क्लैरिटी नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एस्पेक्ट, दैट इज ऑन द फॉरेक्स रिजर्व। अब जो फॉरेक्स रिजर्व है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी, और इसीलिए ऑल दिस एस्पेक्ट्स की फॉरेक्स क्या है उसकी हर एक बारीकी है ऑलरेडी डिस्कस इन आवर 5th अगस्त, जहां पर बेसिक से कि फॉरेक्स होता क्या है, जिसका फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज, वो होता क्या है, मतलब क्या होता है, इंडिया में जो फॉरेक्स हैं उसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, फॉरेन करेंसी एसेट्स क्या होते हैं, गोल्ड रिजर्व्स क्या होते हैं, एज वेल एज जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा देयर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हियर, द स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR एज वेल एज द रिजर्व ट्रांसपोजिशन RTP विच इज रिलेटेड टू द IMF। सो ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं आई डिस्कस इन आवर 5th अगस्त, और इसके साथ साथ इस पर डेवलप करके इन एस्पेक्ट्स की बारीकियों में भी मैं जा चुका हूँ कि SDR है क्या, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है क्या, कौन से करेंसीज हैं SDR में, SDR हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, एज वेल एज RTP क्या है। सो ऑल दिस एस्पेक्ट्स आई डिस्कस इन आवर 5th अगस्त video. So please refer to the video here so that you have a very good understanding of this forex reserve. It's a very important topic. With that, now let's see our quiz of the day. So again ये जो दोनों क्वेश्चंस हैं they are previous year questions जो कि UPSC में पूछे जा चुके हैं। So let's see our first question. First question में हम लोग को मैच करना है, it's the match the following question, जहाँ पर places को आपको countries के साथ मैच करने। The second question is related to geography, जहाँ पर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड या लिविंग ऑर्गेनिज्म से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। सो प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस, और ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एज वेल एज जो PPT है जिसके ऊपर हम लोग ने एनालिसिस किया, दैट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ PDF you would get in our Telegram group and the link of which you would get in the video's description. So I hope today's analysis was beneficial for you guys. We'll be working hard for you guys. At the same time, work hard, study hard, but most importantly, stay safe. We're doing the same for you guys. See you tomorrow.